नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद पांडे एक बार फिर आपका हिंदी यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। कल मित्रों हम लोगों ने पैलियोलिथिक कल्चर की चर्चा किया और इस पैलियोलिथिक कल्चर में हम लोगों ने लोअर पैलियोलिथिक निम्न पाषाण काल की चर्चा किया, विस्तृत रूप से चर्चा किया। इसमें हम लोगों ने इसके विस्तार, इसकी तकनीक और तत्कालीन मानव जिस प्रकार से आखेटक, घुमक्कड़, यायावर था, उसकी जीवन शैली के बारे में बात किया। तत्कालीन मानव प्रजातियों की चर्चा किया, जैसे रामापिथेकस समूह, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, सिनेंथ्रोपस आदि जो मानव समूह आए, हमने उनकी चर्चा किया। तत्कालीन मानव किस प्रकार के औजार बनाता था, इसमें हम लोगों ने फ्लेक्स सिस्टम और कोर सिस्टम की बात किया। इनके अवशेष किन किन क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं, हमने इनकी भी चर्चा की। इसके बाद आज हम लोग ये शुरू करेंगे आपका मिडिल पैलियोलिथिक एज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ज़रा सा हम लोग इसको थ्रू द मैप देखते हैं, जिसकी हमने चर्चा किया उसको ज़रा थ्रू द मैप देखिए। ये आपका वर्ल्ड मैप है। अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो बेल्ट है अफ्रीका का, जिसे कहते हैं रिफ्ट वैली, जिसमें मुख्यतः अफ्रीका के केनिया, तंजानिया आदि के क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों में सबसे पहले मानव प्रजातियों का उद्भव हुआ, ऐसा माना जाता है। और इन मानव प्रजातियों के उद्भव के बाद धीरे धीरे विश्व के अन्य भागों में भी मानव के संचरण होता है और वहीं से मानव प्रजाति और अनेक समूहों का भी विकास होता है। आगे इसमें देखते हैं हम केनिया का बेसिकली जो प्रमुख क्षेत्र है वह है तुर्काना झील और रुडोल्फ घाटी। रुडोल्फ झील और तुर्काना झील महत्वपूर्ण केंद्र है। और उसके बाद तंजानिया में ओल्ड वाईगार्ड्स फेमस स्थान है, जहाँ से प्रारंभिक मानव के साक्ष्य मिलते हैं। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका का टोंगा क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका के टोंगा क्षेत्र से रेमंड डार्ट महोदय को ऑस्ट्रेलोपिथेकस समूह के मानव प्रजातियों को खोजने का श्रेय दिया जाता है। और इसी तरह केन्या के रुडोल्फ झील से रिचर्ड लोकी ने ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति की खोज किया था। तो दोनों क्षेत्रों से हमें उसके साक्ष्य मिलते हैं। एक जगह रेमंड डार्ट ने खोज किया, दूसरी तरफ रिचर्ड लोकी ने इसकी खोज किया है। चूँकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जो मिला वह आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, से के क्षेत्रों से मिला है। इसीलिए हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस को दक्षिणी सब मानव भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हम दक्षिणी सब मानव भी कहते हैं, क्योंकि यह दक्षिणी गोलार्ध से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो एक तो पहला आपका कंसेप्ट ये हुआ। दूसरा देखिएगा कि इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। ऐसा माना जाता है कि मानव प्रजातियों में सबसे प्राचीनतम मानव जिसने पहली बार औजारों का प्रयोग किया या औजार बनाना सीखा, औजार बनाना शुरू किया, वह मानव है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहला औजार बनाने वाला मानव माना जाता है। इसी तरह अभी हम आगे और देखेंगे वर्ल्ड मैप से। अभी हमने चर्चा किया था, आपको फ्रांस का बताया था। यहाँ से देखिएगा फ्रांस और स्पेन। तो फ्रांस के क्षेत्रों में बेसिकली प्रारंभिक मानव समाज या सभ्यता का विस्तृत अध्ययन किया गया। और यहाँ के फेमस जो क्षेत्र रहे हैं खासकर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उनमें से मुख्यतः आपके अबेबिल, मुस्टीरियन,
मगदालिन प्रमुख रहे हैं। इसी का महत्वपूर्ण क्षेत्र है लोवालोएशियन, अभी आगे चर्चा करेंगे। लास्को, कावेट महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। यहीं का एक क्षेत्र है फोंट द गाम, हम अभी इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे कि कहाँ से किस लिए महत्वपूर्ण है। रोमानिया है, रोमानिया का कोलिबोइया महत्वपूर्ण केंद्र है। इंडोनेशिया द्वीप समूह में सुलावेसी द्वीप समूह महत्वपूर्ण है। सुलावेसी द्वीप समूह से हमारे पास विश्व इतिहास में सबसे प्रारंभिक गुफा चित्रकारी का साक्ष्य मिलता है, जिसे कहते हैं पेट्रोग्लिफ। तो गुफा चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य आपका लगभग 35,000 ईसा पूर्व पुराना है, जो आपको मिला है इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप समूह से। जबकि यहाँ पे स्पेन जो है, समझिएगा, स्पेन के अल्तमीरा से प्राचीनतम रॉक पेंटिंग, प्राचीनतम पत्थरों पे बनाए गए चित्र, चट्टानों पे बनाए गए चित्र के साक्ष्य मिलते हैं। तो प्राचीनतम रॉक पेंटिंग पूछेगा तो अल्तमीरा, और अगर गुफा चित्रकारी पूछेगा तो सुलावेसी द्वीप समूह। अल्तमीरा का जो साक्ष्य है वह 10,000 ईसा पूर्व का है, जिसे मारिया सातुलोवा ने खोजा था। मारिया सातुलोवा ने इसे खोजा था। और अल्तमीरा में से अन्य बहुत सारे चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं, जिनकी चर्चा हम और आगे अभी करेंगे। तो कुल मिला के वर्ल्ड मैप के अगर दृष्टिकोण से हम महत्वपूर्ण केंद्र इस तरह निर्धारित कर सकते हैं। इसी तरह देखिए, चाइना में चाओजुकुतियान की चर्चा किया था, जहाँ होमो इरेक्टस का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। अभी भारत की भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि भारत के महत्वपूर्ण कौन कौन से क्षेत्र हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, निम्न पुरापाषाण काल की बात हम कर चुके हैं। अब निम्न पुरापाषाण काल के बाद हम आते हैं मध्य पुरापाषाण काल। मिडिल पैलियोलिथिक का सामान्यतः समय 1 लाख ईसा पूर्व से 40 लाख ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके प्रारंभिक साक्ष्य, इसका सबसे प्रारंभिक साक्ष्य फ्रांस में स्थित ली मुस्टियर गुफा है। ली मुस्टियर गुफा के क्षेत्रों में ही सबसे पहले मिडिल पैलियोलिथिक के साक्ष्य हमारे पास प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण काल नहीं, वो मेसोलिथिक है। ठीक है, तो ली मुस्टियर से हमें साक्ष्य मिलते हैं। इसीलिए मध्य पुरापाषाण काल को मुस्टीरियन संस्कृति भी कहते हैं। मध्य पुरापाषाण काल को मुस्टीरियन संस्कृति भी कहते हैं। जहाँ तक भारत का कंसर्न है, तो भारत में मध्य पुरापाषाण काल के जो प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं वे एच.डी. संकालिया महोदय ने उन्हें प्रवरा नदी के निक्षेपों से प्राप्त किया है। प्रवरा नदी, यह नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और जब आप एक्सटेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, तो देखते हैं कि कुछ विद्वान यह मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार गुजरात के भोगवा नदी के पास तक, जो भगवत राव है जगह, वहाँ तक ही स्थित था, उसके बाद नहीं था। लेकिन कुछ अन्य विद्वान मानते हैं कि महाराष्ट्र में स्थित दाइमाबाद जो है, दाइमाबाद प्रवरा नदी पर स्थित है, तो दाइमाबाद जो है वहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। दाइमाबाद की एक अन्य खासियत है कि दाइमाबाद से सबसे बड़ी बस्ती का साक्ष्य मिला है। दाइमाबाद से सबसे विस्तृत बस्ती का साक्ष्य मिलता है। अब आइए, तो आपका एच.डी. संकालिया ने प्रवरा नदी के निक्षेपों से इसकी खोज किया। और जहाँ तक प्रारूप स्थल की बात है, भारत में विश्व परिप्रेक्ष्य में उसका प्रारूप स्थल कहाँ पे है? जहाँ से उसके प्रारंभिक स्रोत मिलते हैं और जहाँ से उसकी महत्वपूर्ण या संपूर्ण या कमोबेश अधिक से अधिक विशेषता प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं प्रारूप स्थल। तो वो आपका एक प्रकार से मॉडल टाउन हो गया या मॉडल सेंटर हो गया। तो विश्व परिप्रेक्ष्य में वह है ली मुस्टियर, और भारत में है आपका नेवासा।
नेवासा से मध्य पुरापाषाण काल के जो साक्ष्य मिलते हैं उन्हीं साक्ष्यों की तुलना अन्य केंद्रों से की जाती है। तो यह आपका प्रारूप स्थल है। नेवासा से प्राचीनतम रेशम और पटसन का साक्ष्य मिलता है। प्राचीनतम रेशम और पटसन का साक्ष्य मिलता है। ये प्राचीनतम साक्ष्य आपका नेवासा से प्राप्त हुआ है। अब और थोड़ा समझिएगा, यहाँ से जो मिडिल पैलियोलिथिक एज है इसमें तत्कालीन मानव किस प्रकार के औजारों का प्रयोग करता था, उनके केंद्र क्या थे। तो तत्कालीन मानव द्वारा जो प्रयुक्त औजार थे वे ज़्यादातर ब्लेड पे या फलक पे बनाए जाते थे। पत्थर के टुकड़े को काट काट के अलग करना, उसके ब्लेड से निकालना, उसको फलक कहते हैं। और इन्हीं फलकों की सहायता से सबसे ज़्यादा इस काल में औजार बनाए गए, इसीलिए इस काल को हम फलक संस्कृति भी कहते हैं। इसीलिए इस काल को हम फलक संस्कृति भी कहते हैं। और इस काल में मानव जिस तकनीक से अपने औजार बनाता था उनका सबसे विस्तृत और व्यवस्थित अध्ययन जो किया गया है वह है फ्रांस में स्थित लोवा लोवेसियन जगह। फ्रांस का स्थित जगह है लोवालेसियन। लोवालेसियन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं आपको लोवा लोवेसियन भी मिलेगा, लोवा लोवेसियन, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। यह जगह मुख्यतः यह तकनीक है, फ्रांस का जगह है लेवावा। फ्रांस का एक जगह है लेवावा। जो फ्रांस में लेवावा जगह है, यहाँ से जो औजार बनाए गए या जो औजार प्राप्त हुए उन औजारों को लेवा लेवेसियन कहा जाता है। इस तकनीक को हम लोवा लोवी तकनीक या लेवा लेवेसियन तकनीक भी कहते हैं। ये लेवा लेवेसियन तकनीक में जो औजार बनाए गए, आपसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि इस तकनीक के औजार कहाँ बने। ये यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया कि लोवा लोवी तकनीक से जो औजार बनाए गए वो किस काल के हैं। तो ये हैं मध्य पुरापाषाण काल के। कहाँ से मिले हैं? फ्रांस से मिलते हैं। इसमें ये क्या होता है, इसमें प्रायः जो गोल पत्थर होते हैं, जो राउंड स्टोन होते हैं, उन पत्थरों को काटा जाता है और उनमें एक तरफ की ओर धार होती है, एक तरफ धार होती है। उन्हीं गोलाई वाले पत्थर को, जो राउंड शेप्ड स्टोन होते हैं, उनको काट कर इससे औजार बनाया जाता है। ये हो गया। इसी तरह इस काल में एक अन्य महत्वपूर्ण केंद्र है, वह है इंग्लैंड ब्रिटेन में स्थित। और यहाँ से एक जगह है क्लैक्टन आंसी। क्लैक्टन आंसी, तो क्लैक्टन आंसी से जो हमारे पास साक्ष्य मिले उसे हम वहाँ पे जो तकनीक प्रयोग किए गए उसे हम कहते हैं क्लैक्टोनी। क्लैक्टोनी तकनीक। क्लैक्टोनी तकनीक जो है पद्धति, यह इंग्लैंड ब्रिटेन से आया है, वह आपका लेवावा फ्रांस से आया है। क्लैक्टोनी तकनीक में मुख्यतः हम कोर पद्धति से ही औजार बनाते हैं, जिसकी चर्चा हमने कल किया था। कोर पद्धति का मतलब है कि एक ही पत्थर को तब तक कई भागों में काट के अलग कर देना जब तक कि बचा हुआ भाग आपके उपयोग के अनुरूप एक औजार के रूप में परिवर्तित न हो जाए। तो उसे आपको कहते हैं क्लैक्टोनी पद्धति, जिसमें बेसिकली कोर सिस्टम आता है। तो इन दो पद्धतियों से हमारे पास यहाँ से औजार प्राप्त होते हैं। इसी तरह मध्य पुरापाषाण काल में एक अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मध्य पुरापाषाण काल में राजस्थान के थार क्षेत्र, जो राजस्थान का थार रेगिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ से मिश्र महोदय ने जो सामग्रियाँ प्राप्त किया, उनकी तकनीक, बनावट आदि को उन्होंने संयुक्त रूप से
लोनी उद्योग कहा है, सॉरी लूनी उद्योग कहा है, लूनी उद्योग, लूनी उद्योग लूनी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, इसीलिए लूनी उद्योग है। कहाँ पे है? राजस्थान के थार के क्षेत्र में। और इसका नामकरण किसने किया है? बी एन मिश्र ने। तो आपसे पूछा जाएगा कि मानव सभ्यता के क्रमिक इतिहास में लूनी उद्योग किस काल से संबंधित है, या लूनी उद्योग का क्षेत्र कहाँ पे है, या इसकी खुदाई किसने किया? तो आपका ये हो गया। इस काल का जो मानव मुख्यतः था वो कौन था? तो इस काल का मुख्यतः मानव है निएंडरथल, या इसे कहते हैं पेकिंग मानव। निएंडरथल प्रथम मानव है जिसने मृतक संस्कार संपादित करना शुरू किया। यह प्रथम मानव है जिसने मृतक संस्कार संपादित करना शुरू किया, निएंडरथल या पेकिंग मानव। ठीक है, यहाँ तक आपका मध्य पुरापाषाण काल की मुख्य विशेषता है। इनके सांस्कृतिक जीवन कैसे थे, जब तीनों आपको पढ़ा देंगे, निम्न पुरापाषाण, मध्य और उच्च, तो एक साथ आपको बता देंगे, क्योंकि अभी सांस्कृतिक जीवन में इनमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई अंतर नहीं आया था। तो ये तो तत्कालीन मानव थे। अब समझिएगा कि निएंडरथल मानव के बाद चांसलेट आते हैं, इसके बाद ग्रिमाल्डी आते हैं। चांसलेट का साक्ष्य फ्रांस से मिला है, ग्रिमाल्डी का साक्ष्य इटली से मिला है। इटली का जगह है ग्रिमाल्डी, और चांसलेट जो है आपका फ्रांस का जगह है। तो ग्रिमाल्डी और चांसलेट आते हैं, और उसके बाद अगला मानव आता है क्रोमैग्नन। तो इनको हम, चूंकि हम जब उच्च पुरापाषाण काल पढ़ेंगे तो हम सीधे होमोसेपियंस से शुरू करते हैं, आधुनिक मानव। तो निश्चित तौर से निएंडरथल के बाद का जो मानव समूह होगा, जो मानव प्रजाति का विकास होगा, वह तब तक चलता रहेगा जब तक होमोसेपियंस नहीं आएगा। जब होमोसेपियंस आएगा तो उच्च पूर्व पाषाण काल में पहुंच जाएगा। अब इस मतलब यह है कि इन दोनों के संक्रमण काल के दौर से गुजरते हुए कौन प्रमुख मानव आए, जो बाद में जाकर आधुनिक मानव, जिसे हम लोग वर्तमान के मानव हैं, हमारे जैसे मानव, उनको कहते हैं हम होमोसेपियंस में परिवर्तित होते हैं। तो ऐसे मानव जब होमोसेपियंस आए तो इसके पहले कौन कौन मानव आए जो संक्रमण काल की अवस्था में आए? ये आपके हैं चांसलेट, ये आपके हैं चांसलेट, ग्रिमाल्डी, और क्रोमैग्नन। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्रोमैग्नन मानव है यही अंतिम वह मानव समूह का प्राणी है या मानव संप्राणी है जिसके बाद आधुनिक मानव का विकास हुआ, वह हुआ होमोसेपियंस। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक मानव का निकटतम पूर्वज कौन है, आधुनिक मानव का निकटतम पूर्वज कौन है, तो जो इमीडिएट फोरफादर पूछा गया तो वह होगा आपका क्रोमैग्नन मानव। तो आधुनिक मानव हम लोग हैं, हमारा निकटतम पूर्वज कौन है? क्रोमैग्नन मानव। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो क्रोमैग्नन मानव का साक्ष्य पहली बार फ्रांस के डार्डोन घाटी से मिलता है। इसका साक्ष्य पहली बार फ्रांस के डार्डोन घाटी से मिलता है, जिसे मैक ग्रीगर महोदय ने खोजा है, जिसे मैक ग्रीगर महोदय ने खोजा है, मैक ग्रीगर महोदय ने जिसे खोजा है। तो ये हुआ आपका डार्डोन घाटी से इसके साक्ष्य मिलते हैं। अब हम आते हैं अपर पैलियोलिथिक एज में, उच्च पुरापाषाण काल में। उच्च पुरापाषाण काल। अब देखिए उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक का सामान्य समय क्या है? 40,000 BC से 10,000 BC।
एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा आपको और रिकैप करते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य है। आग की खोज भी आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछता है या पूछता है, मानव ने कब नियमित रूप से आग का प्रयोग करना शुरू किया। तो समझिएगा कि पैलियोलिथिक एज में, पूरा पाषाण काल के दौर में, लगभग यह माना जाता है कि 7-8 लाख ईसा पूर्व में, 7-8 लाख ईसा पूर्व में इज़राइल के पास एक जगह है बिनाट याकूब। माना जाता है कि इज़राइल के बनाट याकूब गुफा के क्षेत्रों में हमारे पास संभवतः प्रारंभिक आग के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन यह जो साक्ष्य है यह अभी नियमित प्रयोग इसका नहीं किया जाता था, तो यह अभी तक पूरी तरह से श्योर नहीं है, लेकिन माना जाता है कि प्रारंभिक स्रोत हो सकता है, लेकिन तत्कालीन मानव अभी तक इसका प्रयोग नहीं करता था। इसके बाद आइए, इसके बाद लगभग उच्च मध्य पूरा पाषाण काल में 61,000 BC अफ्रीका के जाम्बिया से हमारे पास कुछ जली हुई हड्डी और जली हुई लकड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। जली हुई लकड़ी और जली हुई हड्डी के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि संभवतः आग से मानव परिचित तो हो गया होगा या जंगल में लगी आग के फलस्वरूप ऐसा हुआ होगा, लेकिन अभी भी नियमित आग का प्रयोग मानव नहीं करता था। जब उच्च पूर्व पाषाण काल में हम आते हैं तो उच्च पूर्व पाषाण काल में लगभग 10,000 ईसा पूर्व के समय में देखते हैं कि जो तत्कालीन गुफा जो केव मिलते हैं, जो आपके रॉक केव्स हैं, वहाँ पे कहीं गुफाओं में दीपक जलाने के साक्ष्य मिलते हैं और छिछले नाद नुमा जो ब्रैकेट ताक होते हैं, वो जो दीवालों के कार्नर पे बनाए जाते हैं दीपक रखने के लिए, उनके साक्ष्य मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि मानव आग के बारे में महत्वपूर्ण जान चुका था या ज़्यादा जानकारी हो चुकी थी। लेकिन फिर भी अगर आग का नियमित प्रयोग आए, अगर दीपक आए, मानव ने दीपक जलाने का साक्ष्य पहली बार कब प्राप्त किया, तो दीपक जलाने का साक्ष्य यह आपके उच्च पूर्व पाषाण काल में आता है। लेकिन अगर फिर भी आग का नियमित प्रयोग पूछे कि आग का मानव ने नियमित प्रयोग कब शुरू किया, अपने लिए विभिन्न चीज़ों के लिए, अपने दैनिक जीवन के उपभोग के लिए अगर उसने शुरू किया, तो इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? इसका साक्ष्य हम नव पाषाण काल से मानते हैं। तो मानव ने नियमित रूप से आग का प्रयोग नव पाषाण काल से करना शुरू किया। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का साक्ष्य आंध्र प्रदेश के बिलासपुर गांव से मिला है। आंध्र प्रदेश के बिलासपुर गांव से मिलता है। तो ये प्राचीनतम चूल्हे का साक्ष्य भारत में मिला है। इसके बाद तो ये तो हुआ महत्वपूर्ण। अब समझिए उच्च पूर्व पाषाण काल, जिसका सामान्य समय 40 से 10,000 BC तक माना जाता है। उच्च पूर्व पाषाण काल का जो सबसे प्रारंभिक स्रोत कहाँ से मिलता है? यह मिलता है फ्रांस का एक जगह है मगदालिन। फ्रांस के मगदालिन से पहली बार उच्च पूर्व पाषाण काल के औजार या उपकरण प्राप्त किए गए हैं। इसीलिए उच्च पूर्व पाषाण काल को मगदालिन संस्कृति भी कहते हैं। उच्च पूर्व पाषाण काल को हम मगदालिन संस्कृति भी कहते हैं। उच्च पूर्व पाषाण काल तक आते आते प्राकृतिक संरचना में और भौतिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है और तत्कालीन समय में आधुनिक मानव का उद्भव होता है। जिस आधुनिक मानव या होमोसेपियंस का उद्भव होता है। होमोसेपियंस का नामकरण लिनियस महोदय ने किया है। लिनियस महोदय आधुनिक मानव का नामकरण, जिसे हम होमोसेपियंस कहते हैं, हम लोग
होमोसेपियंस हैं, हमारा निकटतम पूर्वज क्रो-मैग्नन मानव है। तो सबसे पहले इसका जो होमोसेपियंस का नामकरण हुआ है यह किसने किया है? यह किया है लिनियस महोदय ने। और इसके नामकरण का आधार क्या है? मानव की कपालधारिता या क्रेनियल कैपेसिटी सीसी पावर। तो जो हमारी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, ठीक है, उसे हम सीसी पावर में क्रेनियल कैपेसिटी में दर्शाते हैं। जिस मानव का क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 1400 या 1450 सीसी है उसे हम आधुनिक मानव मानते हैं। 1400 या 1450 सीसी है उसे हम आधुनिक मानव मानते हैं या होमोसेपियंस मानते हैं। इस काल में विश्वव्यापी दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ वह था, मतलब विश्वव्यापी दृष्टिकोण का मतलब है ऐसा परिवर्तन जो समस्त विश्व में दिखाई दे, वह है आधुनिक मानव का उद्भव, होमोसेपियंस पहला, और दूसरा है चकमक उद्योग। तो पहला है आपका होमोसेपियंस और दूसरा है चकमक उद्योग। चकमक एक प्रकार के पत्थर होते हैं, इन पे अनेक प्रकार के औजार बनाए गए, इसीलिए इसे चकमक उद्योग का नाम दिया गया। ये दो महत्वपूर्ण परिवर्तन विश्वव्यापी दृष्टिकोण से हुए। अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन इस काल में क्या हुए? अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण है आपका कि मानव पहले कालों की अपेक्षा इस दौर में या इस काल में अधिक यांत्रिक हुआ, टेक्निकल हुआ। अब मानव अपने औजारों को बनाने में अधिक से अधिक तकनीक का प्रयोग करने लगा और मानव ने पहली बार भाला फेंकने के लिए लीवर का प्रयोग करना शुरू किया। तो लीवर का प्रयोग भाला फेंकने के लिए मानव ने इस काल में किया। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। धनुष और बाण का पहली बार आविष्कार इसी काल में हुआ। धनुष और बाण का पहली बार आविष्कार इसी काल में हुआ। दीपक जलाने का साक्ष्य इसी काल में मिलता है। तो दीपक जलाने का साक्ष्य इस काल में मिलता है। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन थे जो विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य में दिखाई पड़ते हैं। जहाँ तक विस्तार क्षेत्र की बात है तो इसका विस्तार क्षेत्र विश्व से लेकर भारत के अनेक क्षेत्रों में रहा है। पहले हम भारत की चर्चा करते हैं। भारत में उत्तरी भारत, मध्य भारत और दक्षिणी भारत के क्षेत्रों से, पश्चिमी और पूर्वी भारतीय क्षेत्रों से भी इसके अनेक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उत्तर भारत में बेलन घाटी इसका एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बेलन घाटी से इस काल में हमारे पास जो लेयर्स मिलते हैं, जमाव मिलते हैं, उनसे प्रारंभिक काल से लेकर नवपाषाण काल तक और उसके बाद के काल तक के क्रमिक जो कंसेक्यूटिव आर्डर में उसके लेयर्स प्राप्त होते हैं, जिनसे हम बता सकते हैं कि इस काल में किस प्रकार का सांस्कृतिक जीवन था और किन किन संस्कृतियों का यहाँ डेवलिंग था, किस प्रकार के संस्कृति के लोग यहाँ पे निवास किए जा रहे। चूँकि यहाँ पे जो लेयर प्राप्त होते हैं वे लेयर एक क्रमिक रूप से प्राप्त होते हैं, इसीलिए एच.डी. संकालिया ने इसे द टेक्स्ट बुक ऑफ सेक्शन कहा है। बेलन घाटी से प्राप्त जमाओं को, ये क्वेश्चन हायर में पूछा गया है, तो बेलन घाटी से प्राप्त जो जमाव हैं, जो लेयर हैं, उन जमाओं को एच.डी. संकालिया ने द टेक्स्ट बुक ऑफ सेक्शन कहा है। द टेक्स्ट बुक ऑफ सेक्शन कहा है। और बेलन घाटी जो आपका बेसिकली मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है, तो यह इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के बीच में स्थित जगह है बेलन घाटी। बेलन घाटी के लोहंदा नाले से, बेलन घाटी के लोहंदा नाले से, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लोहंदा नाला से भारत में प्राचीनतम मातृ देवी की मूर्ति मिलती है।
भारत में, एक क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, भारत में प्राचीनतम मातृ देवी की मूर्ति मिलती है बेलन घाटी के लोहंदा नाले से, और यह मातृ देवी की मूर्ति किसकी बनी है? हड्डी की। यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसकी बनी है? हड्डी की। तो हड्डी के मातृ देवी की मूर्ति प्राचीनतम कहाँ से मिलती है? वह बेलन घाटी का है। किस काल का है? उच्च पुरापाषाण काल का है। ठीक, जहाँ तक मातृ देवी के कंसेप्ट की बात है, समझिएगा, मातृ देवी की प्राचीनतम मूर्ति पूरे विश्व में ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। मातृ देवी की प्राचीनतम मूर्ति पूरे विश्व में ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। और उसके बाद अपर पैलियोलिथिक काल में यह लोहंदा नाले से मिलती है। और जब इसके बाद हम ताम्रपाषाण काल में चलते हैं, कैल्कोलिथिक कल्चर में चलते हैं, तो वहाँ से इनाम गांव, ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और नवदा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ एमपी एमएच महाराष्ट्र से मिलते हैं। लेकिन ये दोनों जगह मातृ देवी की मूर्ति तो मिलती है, लेकिन ये दोनों स्थल किस काल के हैं? कैल्कोलिथिक एज के हैं, ताम्रपाषाण काल के हैं। इनाम गांव से अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और इनाम गांव ये हो गया। और आगे देखिए, इनाम गांव से कुछ सिरकटी नारी मूर्तियां मिली हैं। इनाम गांव से कुछ सरकटी, जिसके सिर नहीं हैं, नारी मूर्तियां मिली हैं, जिनकी तुलना महाभारत में उल्लिखित एक देवी हैं, उनका नाम है बिसिरा। महाभारत में उल्लिखित देवी बिसिरा से की जाती है। उनका भी सर नहीं था, बिसिरा, महाभारत में उल्लिखित बिसिरा देवी से की जाती है। तो इनाम गांव से प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों साक्ष्य ताम्रपाषाण काल के, लोहंदा नाले का साक्ष्य जो है वो आपका अपर पैलियोलिथिक एज का है। और हड़प्पा काल में मातृ देवी की मूर्ति बलूचिस्तान से मिलती है। हड़प्पा काल में बलूचिस्तान, तो अगर हड़प्पा काल पूछेगा तो आंसर होगा बलूचिस्तान। ठीक, तो अलग अलग जगह पे जैसे क्वेश्चन होगा वैसे उसका आंसर होगा। तो मातृ देवी की मूर्तियां अलग अलग रही हैं। मिस्र में अगर देखा जाए तो मिस्र में जो महत्वपूर्ण देवी थी, जैसे बेस्तेत आदि देवी हैं, इन देवी की प्रतीक चिन्ह जो थी वह कैट, बिल्ली मानी गई थी। इसीलिए बिल्ली को मिस्र वाले बहुत शुभ मानते थे और उसका बहुत सम्मान करते थे। इसीलिए जितनी मम्मी प्राप्त हुई है उनमें मानव को अगर छोड़ दिया जाए तो जिन पशुओं की मम्मी प्राप्त होती है उनमें सर्वाधिक संख्या बिल्लियों की है। तो बिल्लियों के सर्वाधिक मम्मी प्राप्त होते हैं जानवरों में। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका हुआ, मातृ देवी की मूर्ति हो गई। ये हो विश्व परिप्रेक्ष्य में आपने अभी इसको देखा। अब दूसरा देखिए, उच्च पूर्व पाषाण काल में इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ कि इस काल में पहली बार हमें विस्तृत पैमाने पे चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। तो मानवीय गतिविधियों का वह दौर भी इस काल में महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त होता है। जैसे कि मानव ने कलात्मक रूप से या मानव की कलात्मक जो अभिरुचि थी उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिली है। और यह जो जानकारी मिलती है यह तत्कालीन मानव द्वारा जो प्रमुख रूप से आखेट के चित्र बनाए गए उनमें प्राप्त होती है, क्योंकि तत्कालीन मानव ज़्यादातर आखेट के ही चित्र बनाता था। इनमें इनके महत्वपूर्ण केंद्र क्या हैं? तो सबसे पहले चर्चा किया स्पेन में स्थित अल्तमीरा, यहाँ से प्राचीनतम रॉक पेंटिंग के उदाहरण मिलते हैं। प्राचीनतम रॉक पेंटिंग के उदाहरण मिलते हैं। इसे मारिया सातुलोवा ने खोजा है। और इनमें से जिन चित्रों की प्रधानता मिलती है उनमें कौन कौन से जानवर आते हैं? उनमें सबसे पहले आते हैं आपके मारोस, बिजोन, ओराक्स, रेंडियर, गैंडा, बाघ,
ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानवर हैं जिनका विश्व परिप्रेक्ष्य में हमें जानकारी मिलती है, साक्ष्य मिलता है। इसी तरह इंडोनेशिया में स्थित सुलावेसी द्वीप समूह से सबसे प्राचीनतम गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये आपका है केव पेंटिंग, ये आपका है केव पेंटिंग्स के साक्ष्य मिलते हैं और यह लगभग 35,000 ईसा पूर्व पुराना है और अल्तमीरा का साक्ष्य 10,000 ईसा पूर्व पुराना है। इसका है सुलावेसी द्वीप समूह से मारोस के चित्र मिले हैं, प्राचीनतम मारोस के चित्र मिले हैं। मारोस एक प्रकार का सुअर होता है, सुअर की प्रजाति है, इसके साक्ष्य मिलते हैं। अन्य में देखिए, यहां से अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हो सकता है वो क्या है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में स्थित आर्नहेम लैंड ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण केंद्र है। श्रीलंका का सिगिरिया गुफाएं महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इसी तरह फ्रांस का लास्को प्लस काउवेट महत्वपूर्ण केंद्र है। फ्रांस का ही फोंट द गाम यहाँ से भी महत्वपूर्ण चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। और रोमानिया का एक जगह है कोई रोमानिया में है कोई, यहाँ से भी महत्वपूर्ण चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। अब आते हैं हम एक चीज़ और, रॉक पेंटिंग्स जो होते हैं, जो चट्टानों पर बनाए गए चित्र होते हैं उनको कहते हैं पिक्टोग्राफ, और जो चित्र गुफाओं में बनाए जाते हैं उनको कहते हैं पेट्रोग्लिफ। तो यहाँ पे पिक्टोग्राफ और पेट्रोग्लिफ, ठीक, गुफाओं के अंदर के चित्र पेट्रोग्लिफ और चट्टानों पे पत्थरों पे बनाए गए चित्र पिक्टोग्राफ। हम इनको मैप से भी आपको आगे दिखाएंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो भारत में जो प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं वे मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। भीमबेटका से पुरा पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के साक्ष्य मिलते हैं। क्रमिक रूप से मध्य पाषाण काल के भी हैं, नव पाषाण काल के भी हैं, इसके बाद के चित्र हैं। लगभग 500 से अधिक गुफा चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं, जिनमें सभी चित्र जो हैं वे आखेट प्रधान चित्र हैं। उनमें शिकार किया गया है, शिकार को दर्शाया गया है। ज़्यादातर इसी तकनीक से चित्र यहाँ बनाए गए हैं। और इनमें अगर ये पूछा जाए कि भीमबेटका में सर्वाधिक चित्र किस काल के हैं, तो भीमबेटका के सर्वाधिक चित्र मध्य पाषाण काल के हैं। भीमबेटका के सर्वाधिक चित्र मध्य पाषाण काल के हैं। यहाँ से मुख्यतः आपका भैंसा, गैंडा, सुअर आदि जानवरों के चित्र प्राप्त होते हैं। भीमबेटका से एक महत्वपूर्ण चित्र है, रथ पे बैठा हुआ आदमी पत्थर फेंक रहा है, इसका महत्वपूर्ण चित्र यहाँ से प्राप्त होता है। इसके बाद भीमबेटका के अलावा जो महत्वपूर्ण चित्र हमारे पास इस काल में प्राप्त होते हैं वे कौन से हैं? भीमबेटका की खोज वी.एस. बाकड़कर महोदय ने किया है। वी.एस. बाकड़कर महोदय ने किया है, वी.एस. बाकड़कर महोदय ने खोजा है। भीमबेटका के अतिरिक्त जो अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं हमारे पास वो मिलते हैं, खासकर मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, शंकरगढ़, होशंगाबाद। उसके बाद मिर्ज़ापुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है जिसे कहते हैं कैमूर पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ से सरवाई पथरी से मिलते हैं। लोहरी
से प्रमुख चित्र मिलते हैं। लोहरी का जो चित्र है महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोहरी से मशाल जलाता हुआ व्यक्ति बाघ का सामना करता है। मशाल जलाता हुआ व्यक्ति बाघ का सामना करता है। इसी प्रकार महाराष्ट्र के पटड़े में एक महत्वपूर्ण चित्र प्राप्त होता है। पटड़े का जो चित्र है इस अर्थ महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे साली महोदय ने जब इसकी खुदाई किया तो यहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडे पे बनाया गया चित्र मिलता है। तो शुतुरमुर्ग के अंडे पे बनाया गया चित्र कहाँ से मिलता है? पटड़े से। आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़ से जिराफ ग्रुप का चित्र मिलता है। जिराफ ग्रुप का चित्र मिलता है। ये तत्कालीन महत्वपूर्ण चित्र हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ का काबरा पहाड़ी क्षेत्र है, जोगीमारा पहाड़ी क्षेत्र है। इन क्षेत्रों से भी महत्वपूर्ण चित्र मिलते हैं। जितने चित्र मिले हैं उन चित्रों की जो बनावट की तकनीक थी उसे हम कहते हैं फिंगर फ्लूटिंग या प्रेशर टेक्निक। इसका मतलब होता है कि जब चित्रों को बनाने के लिए से बोलते हैं चिकोटी विधि। तो ज़्यादातर चित्रों को बनाने के लिए ये लोग क्या करते थे, अपने हाथ से ही नाक कान गला जो बनाना होता है उसका बना देते हैं। तो इस काल में ज़्यादा से ज़्यादा चित्र जो हैं वह प्रेशर टेक्निक या फिंगर फ्लूटिंग टेक्निक से बनाए गए हैं। और ज़्यादातर चित्र जो हैं वे आखेट प्रधान चित्र हैं। शिकार की प्रधानता मिलती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक समाप्त होता है। अब कल से हम लोग मध्यपाषाण काल की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। क्या आप चाहते हैं घर बैठे ऑनलाइन तैयारी? तो देर ना करें, जल्द ही ज्वाइन करें डॉक्टर अंसारी सर और उनकी टीम के कुशल मार्गदर्शन में हिंदी वर्सिटी की ऑनलाइन क्लासेस, जहां आप कर पाएंगे ISPCS, ARO, RO, UPSSC, UGC नेट, PGT, TGT, असिस्टेंट प्रोफेसर और वनडे एग्जाम की पूरी तैयारी विद हाई डेफिनेशन वीडियो क्वालिटी। अब ऑफलाइन क्लासरूम का एहसास पाएं घर बैठे अपने फोन पर। आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल हिंदी वर्सिटी को। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।